हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सविता की 5 बेटियां होती हैं, राधा, जूही, दिशा, गौरी और पाखी। सभी की उम्र अब लगभग 20-22 की हो चुकी थी। उन सब में सबसे छोटी थी गौरी, जिसकी उम्र 18 साल की होती है। सविता ने लोगों के घर काम करके अपनी बेटियों को पाला पोसा। उसके पति मनीष को हमेशा से एक बेटा चाहिए था। 4 बेटियां होने के बाद उसने सविता को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर 5वीं भी बेटी ही हुई तो वो उसे उसकी 5 बेटियों के साथ अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। और वही हुआ। सविता ने गौरी को जन्म दिया और मनीष ने गुस्से में आकर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। सविता की बेटियां खूब लगन से अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। चलो चलो गौरी, जैसे हम चारों के ग्रेजुएशन ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, वैसे ही तुम्हारे भी 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए खुद भी सही से पढ़ाई करो और हम चारों को भी करने दो। अगर कोई डाउट हो तो तुम हमें पूछ लेना। ठीक है मेरी चारी माँ, जितनी चिक चिक माँ मुझ पर नहीं करती ना, उतनी आप चारों करती हो। पढ़ने बैठो आप चारों ही, मैं तो जा रही हूँ आंगन में पढ़ने। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो तुम चारों मेरी गौरी को? माँ, ये हमें पढ़ने नहीं दे रही है। कभी कभी बीच में ही इसके मुंह से गाने का टेप शुरू हो जाता है, तो कभी बीच में ही ये नाचने लगती है। बहुत अतरंगी है ये, इसे कहो कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। दिशा, जूही, पाखी, राधा, जाने दो उसे, जब जैसे पढ़ना है वो पढ़ लेगी। अच्छा चलो, फिलहाल तो तुम 5 हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज ढाबे पर बचा हुआ खाना था और वो भी पनीर पुलाव, इसीलिए मैंने तुम सबके लिए लाया है। ये पनीर पुलाव। सविता के खुद का एक छोटा सा ढाबा होता है। यहाँ एक तरफ सविता अपनी 5 बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मनीष की दूसरी बीवी रमोला संग पैदा किया हुआ बेटा सोम पढ़ाई में बहुत कच्चा होता है और मनीष के कपड़ों की दुकान भी कुछ खास चल नहीं रही थी, इसीलिए उसे हर पल चिड़चिड़ महसूस होती। रमोला, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे ये पढ़ाई में इतना कच्चा है, आगे जाकर क्या करेगा? पापा, पढ़ तो रहा हूँ, दिखाई नहीं देता क्या आपको? या मैग्नीफाइंग ग्लास ला कर दूं तभी दिखेगा। जुबान मत लड़ा। सही तो कह रहे हैं ना जी, पढ़ता ही रहता है और आप हो कि उसे अच्छा कहने की जगह हर वक्त बुरा ही बोलते रहते हो। हाँ? आए दिन गांव में सभी सविता के ढाबे पर ही खाना खाने जाते। सविता के ढाबे पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो अपने ढाबे के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध होती है। एक दिन जब मनीष अपने दोस्तों संग बात कर रहा होता है, तभी यार बहुत तेज भूख लगी है भाया, समझ ना आ रहा है कि कहूँ। अरे वो चौक के पास है ना, वो सविता का ढाबा, उसके हाथ का खाना खाएगा तो पागल हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी गया हुआ, ढाबा और खाना दोनों एकदम मस्त और जबरदस्त हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। ओह दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर। वो दरअसल घर में रमोला अकेली है, सोम भी कॉलेज गया है। रमोला की तबीयत खराब है 1-2 दिनों से, तो इसलिए मुझे जाना होगा। अरे ठीक है मनीष भाई, ध्यान रखियो रमोला भाभी का। मनीष को सविता की तरक्की से खूब जलन महसूस होती है। वो छुप छुप के उसे देखता है। इसे क्या लगा, ये खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ेगी और मैं इसे इतनी आसानी से उड़ने दूंगा? हरगिज नहीं। मैं इसका अब वो हश्र करूंगा जिससे ये और इसकी 5 होशियार बेटियां सड़क पर आ जाएं। मनीष रात में चुपके से सविता के ढाबे में घुसता है और वो उसके गैस स्टोव का बटन ऑन कर रख जाता है। सुबह जब वो गैस ऑन करके जाती है, तभी गैस ब्लास्ट हो जाता है और पूरा ढाबा जलने लगता है। सविता पीछे हट जाती है और अपना चेहरा ढकते हुए भागने लगती है, लेकिन वो भी उस आग में आधी जल जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ढाबा धू धू करके जलता है और जलकर राख हो जाता है। सविता की 5 बेटियां अपने एग्जाम्स मिस कर देती हैं और फेल हो जाती हैं। वहीं सोम जैसे तैसे पास हो जाता है। कुछ दिनों बाद सविता ठीक होकर घर आती है, लेकिन उसका आधा शरीर जल चुका था, जिस पर बैंडेज लगाई हुई थी। ये क्या हो गया माँ? आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हमारी माँ निडर है, ताकतवर है। ये क्या, वो हर एक मुसीबत मात दे सकती हैं। क्यों माँ? पता नहीं कैसे वो गैस बटन ऑन रह गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ है ये जो भी हुआ।
तुम पांचों की परीक्षा भी रह गई, सब मेरे कारण। अब मैं तुम लोगों को कैसे संभालूंगी बच्चों? ये तूने क्या कर लिया सविता? बस माँ बस, और कितना कोसोगी आप खुद को बेवजह, जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ माँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो हम में से भी किसी के साथ हो सकता था। माँ, अब हम पांचों बहनें मिलकर आपको संभालेंगे और आपको वो जिंदगी दिखाएंगे जिसकी आप हकदार हो। अपनी पांचों बेटियों का प्यार और स्नेह देख सविता की आंखें नम हो जाती हैं। पांचों बेटियां अपने अपने गुल्लक फोड़ती हैं और उनसे इकट्ठा हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जिसका नाम होता है 5 बहनों का ढाबा। वो पांचों उसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पहले दिन तो इतने ग्राहक नहीं आते, लेकिन दूसरे दिन से कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पांचों को और हिम्मत मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। पांचों बहनें एक साथ ढाबे का काम संभालती हैं। दीदी, मैं जा रही हूँ माँ के पास, उनकी दवाइयों का समय हो गया है। ठीक है, संभल कर जाना गौरी। अच्छा पाखी, जरा दाल को संभाल और गैस को धीमी आंच पर कर, हाँ, वरना चावल जल जाएंगे। राधा, ये देखो, मैंने बेसन का मसाला तैयार कर दिया है। मैं जल्दी से पकौड़े तलती हूँ। टेबल नंबर 3 के कस्टमर को पकौड़े वाली कड़ी खानी है। तुम बस इसमें दही और नमक की मात्रा चेक कर लेना एक बार। ठीक है जूही। दिशा, ये मसाला डोसा टेबल नंबर 2 और ये पाव भाजी टेबल नंबर 4 पर देकर आओ। एक मिनट, पाव भाजी में पाव पर मक्खन लगाना तो भूल ही गई। कस्टमर की डिमांड है, ये ले मक्खन की टिकिया। ठीक है पाखी। इस तरह पांचों बहनें मल्टीटास्किंग करती हैं। ग्राहकों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और पूरे दिन में उनकी खूब कमाई होने लगती है। अरे क्या लज्जतदार खाना बनाया है, ओहो मजा ही आ गया। मैं अपने घर वालों से दूर रहता हूँ, लेकिन आप पांचों बहनों के ढाबे पर आकर ऐसा लगता है जैसे घर का ही खाना खा रहा हूँ। शुक्रिया इस सुंदर एहसास के लिए। भाई, ये पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो ये पाव भाजी के 5 प्लेट और दे दो पार्सल करके। आपका मक्खन भी बड़ा ही कमाल का है भाई, कहाँ से लाए हैं ये? जी, हमने इसे घर पर ही बनाया है। अरे वो, वाह 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 जी वाह। पांचों ढाबे के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही होती हैं। मनीष का बेटा सोम अपनी माँ रमोला के साथ शहर चला जाता है और सेटल हो जाता है। वहीं वो दोनों जानबूझकर मनीष को गांव में अकेला छोड़ देते हैं। मनीष अब बूढ़ा हो चुका था, जिस कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाता। वक्त पर किराया ना भरने के कारण उसका घर मालिक उसे घर से भी निकाल देता है। मनीष दर दर भटक कर अपनी पांचों बेटियों के ढाबे पर ही आता है और उनसे माफी मांगता है। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। एक मैं अपने ही घर की लक्ष्मी तुम्हारी माँ सविता को घर से बाहर निकालकर जीवन भर की भूल कर दी। और तो और आज तुम्हारी माँ बिस्तर पर है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। मैंने ही ढाबे में जाकर गैस ऑन कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी तो आपको जिंदगी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं, गुनाह किया है। बस, अब बहुत हो गया आपका। अब हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। पहले आपने माँ को धोखा देकर उनकी आत्मा को जलाया और फिर इतने सालों बाद उनके सपनों को। आज आपकी वजह से हमारी माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपको तो हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। पांचों बेटियां पुलिस को बुलाती हैं और पुलिस मनीष को गिरफ्तार करके ले जाती है। पांचों बड़े होकर खूब पैसा कमाते हैं और शहर में एक बहुत बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलते हैं, जिसका नाम सविता होता है। सविता अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपनी बेटियों के साथ एक बड़े बंगले में चैन से रहकर गुजारती है। विशालपुर कहकर एक बहुत ही प्राचीन और पिछड़ा हुआ गांव था, जिसकी इतनी प्रगति भी नहीं हुई थी। गर्मी के मौसम का आगाज हो चुका था। गांव वालों के हाल बद से बदतर होते जा रहे थे। केवल अमीर लोगों के पास ही एसी, कूलर और फ्रिज जैसी सुविधाएं थीं, लेकिन गरीबों को तो गर्मी के प्रकोप का शिकार बनना ही पड़ता था। उसी गांव में रत्नाकर कहकर एक गरीब आदमी अपनी बीवी सुधा संग रहता, जिसका उसी गांव में एक ढाबा भी था। पूरे गांव में रत्नाकर अपने ढाबे के लिए खूब मशहूर था। अरे वाह भाई रत्नाकर भाई साहब, ये तुम्हारे हाथ के बनी कढ़ी चावल और आमरस पूरी, आ हा 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 हा। अरे भाई मजा ही आ गया भैया। जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर तो मेरी बीवी ने भी मेरा दिल नहीं जीता।
जो तुमने एक झटके में जीत लिया भाई, वाह। ये लालू बिल्कुल सही कह रहा है भाई। मैं तो अब अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे हाथ का खाना खाने ही आऊंगा। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए आपका मीठा पान और ये आपका गुलाब जामुन। रत्नाकर का जीवन में सब कुछ कुशल मंगल तो चल रहा था, लेकिन गर्मी में आने से उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना ना के बराबर हो चुका था। रत्नाकर काफी चिंताग्रस्त हो गया था। क्या हुआ जी, आज भी बोनी नहीं हुई क्या ठीक से? बताइए ना, आप बहुत ही हताश लग रहे हो। हाँ सुधा, बढ़ती गर्मी के कारण कोई हमारे ढाबे पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई इतनी भयंकर धूप में उबलने के लिए निकले भी क्यों भला। काश हमारे ढाबे पर एसी होता, या फिर वो शहरी दुकानों वाला कूलर, कितना अच्छा होता ना फिर। सच में गरीब की तरक्की सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित है। अब न जाने आगे क्या होगा। आज मंदिर में पूजा है, भगवान जी के आशीर्वाद लेकर हम अच्छे दिनों की प्रार्थना करेंगे। हाँ सुधा, अब और कर ही क्या सकते हैं। रत्नाकर और सुधा दोनों ही मंदिर जाकर भगवान जी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। दिन ब दिन रत्नाकर और सुधा का जीवन मुश्किलों से भरता जा रहा था। ढाबे पर कोई भी आने को तैयार नहीं था। एक दिन सुधा रत्नाकर को एक सुझाव देती है। जी, क्यों ना हम ढाबे की खिड़कियों पर ठंडी रजाइयां टंगा दें, जिससे ढाबा ठंडा रह सके। फिर तो गांव वाले हमारे ढाबे पर ठंडी हवा लेकर चैन से खाना खाने का आनंद उठा सकेंगे। हाँ सुधा, ये सुझाव भी अच्छा है। इसे आजमा कर देखते हैं, क्या पता दादी माँ का ये प्राचीन नुस्खा हमारे काम आ जाए। सुधा और रत्नाकर दोनों भी ढाबे की खिड़कियों पर ठंडी रजाइयां लगा देते हैं, जिससे ढाबा कुछ हद तक ठंडा हो जाता है। लेकिन इस पैतरे को आजमाने के बावजूद भी ढाबे पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। रत्नाकर बहुत दुखी हो चुका था। उस पर आर्थिक समस्या का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में तो खाने के लिए नहीं है। लगता है हमें आज भी पड़ोस वाले राजेंद्र चाचा या फिर मंदिर से मिलने वाला मुफ्त खाना खाना ही पड़ेगा। घर मालिक भी फोन पर फोन किए जा रहा है। 2 महीनों से भाड़ा नहीं भरा है। धमकी दे रहा है कि अगर इस महीने की आखिरी तारीख तक मैंने भाड़ा नहीं भरा तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। हे भगवान, ढाबे का भाड़ा तो भर दिया है ना आपने, उस पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना। हाँ सुधा, उसी का तो भाड़ा भरा है, जिस कारण मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। ये गर्मी लगता है हमारी जान लेकर ही मानेगी। रत्नाकर और सुधा का घर मालिक कुछ दिनों बाद उन्हें घर से निकाल देता है, क्योंकि उन दोनों ने घर के भाड़ा नहीं भरा होता है। घर से बेघर होने के बाद वो दोनों ढाबे में ही रहने लगते हैं। उनके इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि उनके पास ढाबे पर खाना बनाने के लिए तक पैसे नहीं होते। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। लगता है अब कोई नई नौकरी ही ढूंढनी पड़ेगी सुधा। जी, मैंने रामा से बात की है। उसके पति किशोर आपसे मिलकर आपको नौकरी के बारे में बता देंगे। हाँ, ये सही रहेगा सुधा। भगवान करे कम से कम केवल ये नौकरी तो लग जाए, तो फिर जितना मैंने खोया है मैं उसे फिर से पा सकूं। रमा का पति किशोर रत्नाकर को मिलता है और उसे स्टेशन के सामने के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी के बारे में बताता है। अरे वाह, 15,000 हर महीने, ये तो काफी अच्छी तनख्वाह है। धन्यवाद किशोर भाई। अरे चलो रत्नाकर भाई, आज के आज ही तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मालिक से मिलवाता हूँ। तुम उससे बात कर लो और फिर जब वो तुम्हें बुलाए तब से काम पर आ जाना। हाँ, चलो चलो। रत्नाकर उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहां के सेठ से बात भी कर लेता है। सेठ रत्नाकर को 2 दिन बाद से काम पर आने को कह देता है। रत्नाकर बहुत खुश हो जाता है। वो वहां से घर लौटते समय रास्ते पर एक बूढ़े आदमी को सूटकेस उठाकर कहीं जाते हुए देखता है। वो आदमी उस सूटकेस को उठा नहीं पा रहा था, फिर भी कोशिश कर रहा था। रत्नाकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसकी मदद करता है। काका, आपकी सांस फूल रही है। आप एक काम कीजिए, ये सूटकेस आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं उठा लूंगा। मेरा घर तो यहीं पास में है, 2 मिनट की दूरी पर। वो दरअसल टैक्सी वाले ने मुझे गलत जगह छोड़ दिया, इसलिए मैं चल कर पैदल ही जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है क्या?
फिर भी काका आप रहने दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप तो मेरे पिता समान है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है। ये लो, उठाओ इसे। रत्नाकर उस बूढ़े आदमी का भारी भरकम सूटकेस उठाकर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। लेकिन ये क्या, जब रत्नाकर उस बूढ़े आदमी का घर देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर एक बहुत बड़ा बंगला होता है। बूढ़ा आदमी रत्नाकर को एक पैसों का बंडल निकाल कर देता है। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें भेंट और मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो, मना मत करना बेटा। अरे नहीं नहीं काका, मैं इतने सारे पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो ये है कि आप मुझे केवल 1 रुपये का सिक्का दे दीजिए, मैं उसे शगुन समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। अरे कितने नेक विचारों वाले व्यक्ति हो तुम बेटा, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा ईमान साफ साफ झलक रहा है। तुम खूब तरक्की करोगे बेटा, देखना। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इन पैसों को स्वीकारना होगा। तुम मुझे अपने पिता समान समझते हो ना, तो फिर तुम्हें इन्हें एक बेटा बनकर स्वीकारना होगा। चलो चलो जल्दी इन्हें पकड़ो, लो, वरना इस तड़कती भड़कती गर्मी में मैं कुल्फी की तरह पिघल जाऊंगा। जल्दबाजी में वो बूढ़ा आदमी पैसों का बंडल रत्नाकर के हाथों में थमा कर चला जाता है। अरे लेकिन काका 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 मेरी बात तो सुनिए। रत्नाकर उन पैसों को अपने ढाबे पर ले जाता है और उन्हें देखकर सुधा भी बहुत खुश हो जाती है। जी, आपको ये पैसे किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, लगता है साक्षात भगवान जी ने इंसानी रूप में आकर दिए हैं। सच में बहुत भाग्यशाली हैं हम। चलो सुधा, सबसे पहले इन पैसों को भगवान जी के चरणों में चढ़ा कर आते हैं। अब इन पैसों से हम भी अपने ढाबे को एक मस्त क्लासी रेस्टोरेंट की तरह बना सकते हैं, उसमें एसी लगवाकर। फिर देखना ग्राहकों की कैसी लंबी कतार लग जाती है हमारे ढाबे के बाहर। जी हाँ, तब तो हम हमारे ढाबे का नाम एसी ढाबा रख देंगे, जिसे दूर दूर तक लोग पढ़कर इतनी तपती हुई गर्मी में ठंडी हवा खाने आएंगे। हाँ सुधा, ये सुझाव भी बढ़िया है। क्या बात है। हाँ सुधा, आजकल तो सुधा के सुझाव एकदम छा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। जी आप भी ना। सुधा और रत्नाकर दोनों ही अपने ढाबे पर एसी लगवा लेते हैं, जिससे उनके ढाबे पर बहुत से ग्राहक आने लगते हैं। ढाबे का नाम भी एसी ढाबा हो जाता है। अरे भैया, भले ही हमें एसी की ठंडी हवा खाने के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ना भरना पड़े, हम तो फिर भी तुम्हारे ढाबे पर आएंगे। इस भीषण गर्मी में हम सब के बारे में इतना सोचकर ये एसी ढाबा बनवाने के लिए दिल से थैंक यू रत्नाकर भाई। इस तरह रत्नाकर का एसी ढाबा भी धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है और 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर ही सही, लेकिन लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और वो अपने जीवन में फिर से तरक्की करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।